हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो आप लोगों ने खूब होली पर एंजॉय किया होगा। अब हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज है हमारी एनसीईआरटी सीरीज में 6th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं, अक्षांश के बारे में और देशांतर, ये चीज़ें क्या होती हैं इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा सा ग्लोब। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। ये है ग्लोब। ठीक है, इसमें ये जो रेखा गई है, एक मिनट, इसमें जो ये रेखा गई है ये है एक काल्पनिक रेखा। ये हमारा उत्तरी अक्षांश होता है, ये दक्षिणी अक्षांश होता है। ये जो काल्पनिक रेखा गई है इसे हम क्या कहते हैं? अपना अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आता है ग्लोब किस दिशा में घूमता है, मूव करता है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर ग्लोब घूमता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाएंगे गाइस। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आपने पीछे पढ़ा था बैक पेज, फर्स्ट पेज पर, कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोलाकार नहीं है। यह क्या है? यह ध्रुवों पर चपटी है। जो ध्रुव थे मैंने बताए थे, वो ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुव क्या है? ये हमारे ध्रुव होते हैं इधर, तो ये ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी की एक खास बात ये होती है कि ये क्या करती है कि पिछले चैप्टर को रिकॉल करते हुए चलती है। ठीक है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप जाकर एक बार मेरा पहली वीडियो देखें, पहले से ही देखते चलें, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप स्टार्टिंग से ही क्लासेस लेते हैं तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर में एक नई चीज़ देखने को मिली है। क्योंकि ये एनसीईआरटी छोटे बच्चों की है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डिवाइड करके समझाया गया है जिससे बच्चे समझ सकें। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान रखना। यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी हमारी क्या है? चपटी है। और मध्य भाग पर, ये होता है हमारा मध्य भाग, यहाँ ये उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इस लाइन का नंबर नहीं कटेगा। जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन हमारे सीटेट में आया था, जो कि बहुत से बच्चों का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक मतलब रियल। तो आप लोग कहो, आपके माइंड में क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई वास्तविक प्रतिरूप कैसे हो सकता है। एक आएगा वास्तविक प्रतिरूप है, एक आएगा काल्पनिक प्रतिरूप है। तो आप लोग काल्पनिक को टिक कराओगे। क्यों कराओगे? क्योंकि आप सोचोगे पृथ्वी तो इतनी बड़ी है और ये ग्लोब इतना छोटा सा है, तो ये वास्तविक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, एक इमेजिनरी ही हो सकता है, यानी काल्पनिक हो सकता है। इस थॉट पे आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहोगे। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे टाइम पे इससे क्वेश्चन बना था और कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये आप नोट कर लेना, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, जो लाइंस हम हाईलाइट करते हैं वो एक नोट के फॉर्म में आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं वो विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब भी होते हैं, पॉकेट वाले ग्लोब यानी कि छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब। देखो, जो बड़े ग्लोब होते हैं, ठीक है, तो बड़े ग्लोब क्या है? बड़े ग्लोब जो बड़ी चीज़ होती है वो यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते ना हम आसानी से। इसी तरह बड़े ग्लोबों को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब कैसे होते हैं? छोटे और गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं। जो पॉकेट में ग्लोब रखे जाते हैं, जब पॉकेट वाले ग्लोब हैं तो एक आपको पता ही है वो छोटे होंगे, जब भी तो पॉकेट में आएंगे। गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, वह आसानी से क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान उनको ले जाया जा सकता है। ठीक है,
ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जो ग्लोब है हमारा ये स्थिर नहीं है, इसे घुमाया जा सकता है, जो हमने अभी बताया था। ठीक है, तो जैसे आपने कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा, वो ऐसे घूमता है। कभी किसी ने लट्टू चलाया होगा बचपन में, तो उन्हें पता होगा कि कैसे लट्टू घूमता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कह रहा है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया गया है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है कि ग्लोब पर क्या है, जो देश हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनको एक सही आकार में दिखाया गया है। सेम थिंकिंग प्रोसेस से ये भी आप क्वेश्चन गलत कर आओगे अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। क्यों गलत कराओगे, उसमें लिखा है कि देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में दर्शाया गया है। फिर से आप वही प्रोसेस करोगे कि नहीं भाई, महासागर इतने बड़े होते हैं, इतने छोटे से ग्लोब में कैसे आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सही होगा कि देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में ही ग्लोब पर दर्शाया गया है। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अपने नोट्स में। बाकी नहीं नोट करना मत करो, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज फिनिश होने के बाद एक रिवीजन एनसीईआरटी सीरीज करूँगी, जिससे 1 चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट्स में ही आपको रिकॉल करवा दोगी आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जो पृथ्वी के समान किसी गोले, यानी कि पृथ्वी के समान ही एक गोला है, उस पर पृथ्वी का वर्णन करना एक कठिन विषय हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। यानी कि जैसे कोई स्थान है, दिल्ली है, बम्बई है, आगरा है, कानपुर है, झांसी, इन चीज़ों को कैसे बता सकते हैं किसी इन पृथ्वी के स्थानों को किस तरह से हम समझ सकते हैं, किस तरह से उनका हम पता कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये एनसीईआरटी सीरीज क्या है, एनसीईआरटी में ये खुद ही क्वेश्चन करती है, बच्चों के माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग डालती है कि ये बच्चे सोचें इस प्रकार से। जब बच्चे सोचेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे, तो बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एनसीईआरटी का कह रही है कि भाई कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है, तो इनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे ये एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। जो मैंने आपको ग्लोब में सुई दिखाई थी वो कैसी है, झुकी हुई है अवस्था में है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपना अक्ष कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक बार और दिखाते हैं, ये जो सुई है, ये वाली ये जो सुई है, ये जो सुई है ये कैसी है, झुकी हुई है, और इसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको फिर से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ग्लोब पर भी 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, तो वो सुई गुजरती है तो वो क्या होता है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो ग्लोब को किस दिशा में घुमा सकते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। किसके भांति, पृथ्वी के भांति, यानी कि पृथ्वी भी हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। जो ये सुई है जिसे हम अक्ष कह रहे हैं ग्लोब पर, तो पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, और जो कि एक क्या है, हमारी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो ये सुई ग्लोब पर दिख रही है वास्तविक, ये रियल में कोई सुई नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा माना है। और ये क्या होता है जिससे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये अक्ष वाली सुई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे कि ये अक्ष वाली रेखा थी, ये काल्पनिक रेखा थी, इसी प्रकार एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। आगे पढ़ेंगे, तो इसे उस रेखा को क्या कहते हैं जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ग्राफ बनाकर ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि भाई विषुवत रेखा क्या होती है, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। अब इसमें हम देखेंगे हमारी अपनी विषुवत रेखा को क्या देखेंगे, विषुवत रेखा को। तो ये है हमारी विषुवत
रेखा कितने डिग्री होती है? ये होती है हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ हमारा उत्तरी अक्षांश होता है, यहाँ हमारा दक्षिणी अक्षांश होता है। ठीक है, जो विषुवत रेखा है ये जो विषुवत रेखा है ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ये हमारा यहाँ का दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, और वो कह रहा था ना कि पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है, तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ हमारी पृथ्वी चपटी है और यहाँ ये जो बीच में है यहाँ पे हमारी उभरी हुई है। ठीक है, तो मध्य भाग में हमारी पृथ्वी कैसी है? उभरी हुई है, और ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है, इसलिए इसे भूभाग कहा जाता है। तो आप पहला लेसन जाके देख लें हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। और विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा एक वास्तविक रेखा है। तो विषुवत रेखा एक कैसी है? काल्पनिक रेखा है। नंबर 2, विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर है। नंबर 3, ऐसी कौन सी रेखा है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो है विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटने वाली कौन सी रेखा है? वो भी हमारी विषुवत रेखा है। तो बस थोड़ा सा क्या होता है कि शब्दों को चेंज करेगा, लैंग्वेज को चेंज करेगा, क्वेश्चन तो वही बनाएगा ना। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएंगे ना। जब हमें हर लाइन हर शब्द अच्छे से क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन टैकल कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इतने छोटे से ग्राफ से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम अपना आगे लेसन पढ़ते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो कहाँ तक पढ़ा था कि हमारे क्या करती है? दोनों बराबर भागों में बांट देते थे। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। कैसी रेखा बनाती है? तो यह एक काल्पनिक रेखा बनाती है पृथ्वी पर। कैसी रेखा बनाती है? काल्पनिक व्रत बनाती है। ठीक है, ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, दिख रही होगी आपको, नाम भी लिखा है। ठीक है, यहाँ का पूरा उत्तरी भाग है, यहाँ का दक्षिणी। देखो ऊ ऊ ऊ ऊ का मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि जो ये रेखाएं हैं इससे हमें अपने स्थानों का पता लगता है। कौन सा स्थान कैसे कहाँ है, कैसे पता लगता है, इस चीज़ का हम अभी आपको बताएंगे कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? हम अक्षांश समानांतर वृत्त रेखाएं कहा जाता है। ये जो सारी रेखाएं हैं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश समानांतर वृत्त रेखाएं कहते हैं। सेम दक्षिण दिशा में भी होती हैं, उन्हें भी अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। विषुवत रेखा कितने पर है? 0 अक्षांश पर है, यानी कि 0 अक्षांश पर है। ठीक है, चूंकि विषुवत रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। जो पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त है वो जो विषुवत रेखा के ध्रुवों के दोनों तरफ की दूरी कितनी है? वो 1/4 है। क्या कह रहा है? चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। जो दोनों तरफ के वृत्त की दूरी है वो पृथ्वी के पूरे सर्कल के क्या है? 1/4 है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसका माप होगा 360 डिग्री या 360 अंश का, यानी कि 1/4, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश का क्या हो जाता है? हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का सर्कल 360 डिग्री है, बट ये कितना? 1/4 दर्शाता है, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा हमारा। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री हमारा दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी जितनी भी उत्तर की रेखाएं होंगी उत्तर दिशा की, उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और जितनी भी दक्षिण में स्थित होंगी उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। एक बार और देख लीजिए, ये सारी हमारी
उत्तर तरफ है, ये उत्तरी, तो ये हमारी उत्तरी अक्षांश हो जाएंगी। और ये जो यहाँ इधर दक्षिण में है ये हमारी दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। इसी प्रकार दक्षिण में भी रेखाएं हैं, आगे ग्राफ में हम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिणी अक्षांश से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ऊ है, दा है, ऊ का मतलब उत्तरी और दा का मतलब दक्षिणी, इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब हम कैसे स्थान का पता लगाते हैं इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए, यानी कि एग्जाम्पल दे रहा है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेटो दोनों एक ही अक्षांश पर है। क्या है कि महाराष्ट्र में क्या है हमारा चंद्रपुर, और ब्राज़ील के दक्षिण अमेरिका में बेली हेरोजेटो एक ही अक्षांश पर है। कितने? 20 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि 20 अंश अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। जो चंद्रपुर है वो कहाँ है हमारा? उत्तरी अक्षांश पर है। और हॉरिजेटो विषुवत रेखा के दक्षिणी अक्षांश पर है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है उत्तरी अक्षांश कहाँ है, दक्षिणी अक्षांश कहाँ है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पता लगा लेंगे। तो आपको पता है कि भैया विषुवत रेखा के इधर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश है, इधर जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश है। तो आप आसानी से बता दो कि यहाँ क्या है, चंद्रपुर विषुवत रेखा के क्या उत्तरी अक्षांश पर 20 डिग्री पर है, और यहाँ दक्षिणी अंश पर हॉरिजेटो है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप आसानी से पता लगा लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर है, यानी कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और बेलो हॉरिजेटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2, यानी कि इस वाले चित्र को देखना है हमें, ठीक है। ये वाला 2.2, ये इस वाले को कह रहा है। ये 20 डिग्री देखो यहाँ दर्शाया गया। ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या हो जाएगा हमारा चंद्रपुर, ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे बेली हॉरिजेटो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम अपने स्थानों का पता लगा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के से दूर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अक्षांशों का आकार कैसा होता है, घटता है। क्यों घटता है, तो हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। ये देखिए, देखो ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो। क्यों घट रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है। जब अर्थ गोल है तो यहाँ क्या है, चौड़ा है स्थान, ठीक है। यहाँ और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ घटता जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, तो ये क्वेश्चन राइट होगा। अगर आंसर क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार बढ़ता है, तो ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन देता है कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार यानी कि बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होता है, विषुवत रेखा से अगर आप उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, दोनों ही कंडीशन में अक्षांशों का आकार घटेगा, ठीक है। अगर आप उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो दोनों ही स्थिति में आपका क्या होगा, रेखाओं का आकार बढ़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटेगा, आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो ग्राफ से ज़्यादा समझिए ज्योग्राफी को, क्योंकि ग्राफ से क्या होता है आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ ग्राफ से ही हम क्लियर करेंगे आपकी, ठीक है। किससे क्लियर करेंगे, ग्राफ से क्लियर करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा ग्राफ है, इसे आप क्या करो, आप इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा और एक बार बना के अपनी वॉल पे लगा लो, जिससे कि आपको डेली ये ग्राफ आपकी नज़र में रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी एनसीईआरटी की, बार बार आपको देखने नहीं पड़ेंगे। तो ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया है, हमने अपनी प्यारी सी विषुवत रेखा के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया है, विषुवत रेखा के बारे में पढ़ लिया है। तो ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है।
ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा दो भागों में बढ़ती है। अब विषुवत रेखा क्या है, आपकी दक्षिणी ध्रुव में कुछ रेखाएं गई हैं, तो ये हमारी रेखा है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। आप पढ़ पा रहे होंगे, क्या कहते हैं इसे, कर्क रेखा कहते हैं, ये लिखा है, ठीक है। सेम इधर भी एक रेखा गई है, उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, ये लिखा है, ठीक है। मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देती हूँ। तो ये कितने डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो रेखा खींची है वो कर्क रेखा है। क्वेश्चन बनेगा कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। कौन से ध्रुव पर है, तो वो है हमारे उत्तरी ध्रुव पर। अब क्वेश्चन बनेगा कि मकर रेखा कौन से स्थान पर है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बनता है हमारी अगली रेखा। तो हमारी अगली रेखा ये है, ये कितने डिग्री है, 66.5 डिग्री है। तो ये कौन सी रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये भी दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि भैया कौन से स्थान कहाँ है। तो ये जो स्थान है, ये वाले जो मैंने क्रॉस लगा रख, ये वाले स्थान जो ग्रीन ग्रीन कर रही हूँ मैं, ये आपके कौन से स्थान होते हैं बताइए। एक मिनट, सब गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं सब क्लियर हो जाएगा। तो ये जो स्थान है जो ग्रीन ग्रीन से मैंने किए थे, तो ये हमारे सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं, हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे आगे ऑरेंज कलर रहते हैं, तो ये सारा जो ऑरेंज है, इधर भी जो ऑरेंज है, ये सारा क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। जो दक्षिण में होगा वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होगा, जो उत्तर में होगा वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है नेक्स्ट, कौन सा कलर लेते हैं हम, कलर भी तो नहीं है ज़्यादा, कोई बात नहीं, हम ये ले लेते हैं। तो ये वाला जो स्थान होगा ये दक्षिणी शीत कटिबंध होगा, ये उत्तरी शीत कटिबंध होगा, ठीक है। एक बार हम इन चीज़ों को क्लियर करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी प्यारी सी विषुवत रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ये है हमारी उत्तरी ध्रुव रेखा, और ये है हमारी दक्षिणी ध्रुव रेखा। अब पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ, कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। ये हमारा पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ हमने ये लाइंस बनाई हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के बगल में और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ होता है, तो उत्तरी शीतोष्ण ये होता है, ये। अब ये किसके किसके बीच में है, तो ये है हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच का स्थान क्या कहलाता है, हमारा शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पूछता है तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में पाया जाता है। ये जो मैं रेखाएं बना रही हूँ, तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में कौन सा स्थान होता है, तो ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध स्थान होता है, ठीक है। फिर ये स्थान है, ये उत्तरी ध्रुव और क्या, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का स्थान क्या होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस चीज़ का आपको स्थानों का ज्ञान हो गया होगा। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, और ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के यहाँ हमारा कौन सा, दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है, और उत्तरी ध्रुव पर हमारा शीत कटिबंध, ये शीतोष्ण होता है, ये शीत कटिबंध होता है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस एनसीईआरटी पढ़ने से आपको क्या है, हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
तो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। विषुवत व्रत 0 डिग्री पर होता है, विषुवत व्रत 0 डिग्री पर होता है, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री पर होता है और दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, जो उत्तरी व्रत है वो भी 0 डिग्री विषुवत व्रत पर होता है और उत्तरी व्रत 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी व्रत भी 90 डिग्री क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होता है। तो ये इनके अतिरिक्त जो ये रेखाएं दी गई हैं, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त भी 4 इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, अच्छे से ये देखिए। तो 4 रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो आपकी कर्क रेखा होती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में होती है। दूसरी आपकी मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। एक विषुवत व्रत के उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत होता है जो कि 66 डिग्री है, 66 डिग्री, सॉरी 66 डिग्री। ठीक है, एक दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है जो कि दक्षिण में ही विषुवत रेखा के दक्षिण में 66 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हों। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्टिविटी है जो कि बच्चों से करानी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर आता है। देखो, जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, कब? वर्ष में एक बार, ना कि दिन में एक बार, वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे माइंड में सेट है कि एक दिन में दोपहर में सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है, पर वो कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा, किस चीज़ की बात कर रहा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार, कब? वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है। तो एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन बना सकती है क्योंकि वो क्या होता है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट जो होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि माइंड में सेटअप होता है कि दिन में एक बार सूर्य हमारे सर के ऊपर आता है, ठीक बीचों बीच, पर वो कर्क रेखा और मकर रेखा की बात हो रही है और सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के ठीक ऊपर आता है। तो लोग कर्क रेखा मकर रेखा को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो चीज़ें हमारे माइंड में पहले से सेट है उन्हीं को हम सही मान लेते हैं और वहाँ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आपको मैंने बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो होता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही वर्ष में एक बार सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है और किसी भी रेखा पर सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। जो ध्रुव है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। जब सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर जाने पर कैसी हो रही हैं? तिरछी हो रही हैं। जब सूर्य की किरणें तिरछी हो रही हैं तो वो कह रहा है उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव किन किन के बीच में, हमने अभी आपको बताया था वो स्थान, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच का तापमान मध्यम रहता है। तापमान मध्यम मतलब कम रहता है। जब वहाँ तापमान कम होगा, सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी तो क्या होगा? गर्मी तो होगी नहीं। जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा होती हैं वहाँ गर्मी होती है, जहाँ सूर्य की किरणें कम होंगी वहाँ गर्मी नहीं होगी। तो वो क्षेत्र क्या हो जाते हैं? हमारे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं
उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत है, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव व्रत, और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। कितने से ऊपर, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए इस स्थान को शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ बर्फ़ होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं जा सकती, जिस वजह से आपको यहाँ पर बहुत ही सर्दी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो एक बार फिर से हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का यही है। अब मान लो यहाँ सन है, यहाँ हमारा सन है प्यारा सा। जब यहाँ ऐसी किरणें जाएंगी सूर्य की, तो सीधी कहाँ पर पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर। इस स्थान पर किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी, तो सूर्य की किरणें थोड़ी कम पड़ेंगी। यहाँ क्या हो जाए, क्षितिज तक ही पहुँच रही हैं, तो इसलिए यहाँ का स्थान है जो, एक मिनट छोटा कर लो, ये जो यहाँ का स्थान है ये क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा ही ठंड वाला इलाका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ग्राफ बना के अच्छे से और क्लियर कर दूँ, उसके बाद अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। तो ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। ठीक है, तो इस पे हम अपनी रेखाएं बनाएंगे, कौन कौन सी। तो सबसे पहले विषुवत, ओहो नो 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 नो, ये है, अरे भैया, ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, इसके बाद ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, ये है हमारी कर्क रेखा, ये है दक्षिणी ध्रुव व्रत, और ये है हमारा, सॉरी, ये है उत्तरी ध्रुव व्रत, और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये है हमारा प्यारा सा सन, क्या है, सन, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये किरणें आ रही हैं सन की, तो ये किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सीधी, तो इस स्थान पर किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो ये हमारा, ये तो हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, ये हमारी मकर रेखा है। कौन सी रेखा है ये हमारी मकर रेखा है। तो ये 23.5 डिग्री होती हैं, आपको पता है। तो इस स्थान पर सूर्य की किरणें ज़्यादा हैं। जब जहाँ सूर्य की किरणें ज़्यादा होंगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय स्थान। ठीक है, अब देखो सूर्य की किरणें थोड़ा तिरछी होने लगी हैं। ठीक है, ऐसे तिरछी, तो यहाँ ये जो स्थान है आपका, ये वाला, ये शीतोष्ण स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ये शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँचती हैं। जब सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचेंगी तो ये स्थान हो जाएगा शीत कटिबंध। कौन सा स्थान हो जाएगा, शीत, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँच रही हैं, जिससे कि हमें जब सूर्य की किरणें कम पहुँचेंगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और वो शीत कटिबंधीय स्थान हो जाएगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से आपको ग्राफ बना दूं, जिससे आप लोग ग्राफ बना लें घर पर और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये विषुवत रेखा, बोलते जाएंगे साथ में, मकर रेखा उत्तरी ध्रुव पर, और ये है सॉरी, कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम उष्णकटिबंधीय और वो वाले स्थान आपको बना के दिखा देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, ग्रीन में क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर हमारा शीतोष्ण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये शीतोष्ण क्षेत्र है। एक बार मैं बना लूँ, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करना चाहती मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, बस पेशेंस बना कर रखें। ये ये शीत, यहाँ पर
सूर्य की किरणें क्षितिज तक ही पहुंचती हैं, जिस वजह से सर्दी बहुत होती है। तो यहाँ थी हमारी विषुवत रेखा, ये थी हमारी कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर, ये थी हमारी मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश पर, ये है ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये है उत्तरी ध्रुव व्रत, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जो आपका ग्रीन से है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये है हमारा ब्लू से है जो, वो कौन सा है हमारा? शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण क्षेत्र है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो ये है शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, और ये जो है ऑरेंज में है वो हमारा शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा है हमारा? शीत। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से क्लियर की हैं, पूरी कोशिश की है। अगर नहीं हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से ग्राफ बना दूंगी। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ये शीतोष्ण क्षेत्र हो गया आपका, और ये आपका शीत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारा शीतोष्ण है, और ये ग्रीन वाला आपका उष्णकटिबंधीय है, और ये शीत वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो कल हम इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं आपको, इन क्षेत्रों को, जिससे कि आपका इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, अगर आपको सेम PDF चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मैं ये वाली वैसे तो मैंने सारी NCERT की PDF आपको डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर सेम हाईलाइट वाली PDF चाहिए तो बता देना, तो मैं ये भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जो भी NCERT सीरीज आपके साथ सीटेट पेपर 2 क्लियर पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस है उनका सब्जेक्ट, उन्हें शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए और इस बार उनका सीटेट क्लियर हो जाए, और आने वाली वैकेंसी में वो अपना फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाए। सो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।